सोचो एक लड़की जिसके साथ हुआ ब्रूटल असॉल्ट और किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की, फिर खुद को इंसाफ दिलाने के लिए किया ऐसा काम कि देखने वालों की रूह कांप गई। कहानी की शुरुआत में हम नोएल को देखते हैं, जो कॉलेज में आर्ट स्टूडेंट थी। आज क्लास को एक नया असाइनमेंट दिया जाता है जिसमें उन्हें एक मॉडल की पेंटिंग बनानी थी। क्लास के दौरान नोएल बार बार ल्यूक नाम के एक लड़के को देखती रहती है। ल्यूक क्लास का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट होता है और हर कोई उसकी आर्ट से इम्प्रेस्ड होता है। जब ल्यूक भी उसकी तरफ देखता है, नोएल तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। क्लास के बाद नोएल अपनी बेस्ट फ्रेंड स्काई से मिलती है। दोनों साथ में रूममेट की तरह रहती हैं, लेकिन दोनों के रूम्स अलग अलग होते हैं। उसी रात नोएल अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ यूनिक और अलग बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ भी सही नहीं बन पा रहा था। तभी अचानक उसे लिविंग एरिया से स्काई की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर झांक कर देखती है तो उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर कर रही होती है। उन्हें देखकर नोएल को भी लगता है कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर पाती। अकेला महसूस करते हुए वो वापस अपने कमरे में जाती है और फिर से अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करने लगती है। अगली सुबह जब सभी स्टूडेंट्स अपनी पेंटिंग्स रिव्यू करवाते हैं तो हर कोई नोएल की आर्ट वर्क की बुराई करता है। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उसे वार्न करता है कि अगर उसने कुछ यूनिक नहीं बनाया तो वो पीछे रह जाएगी और शायद फेल भी हो सकती है। निराश होकर वो कॉलेज के बाहर अकेली बैठती है और अपनी नोटबुक में स्केच करने लगती है। दूर खड़ा ल्यूक उसके पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो टैलेंटेड है, बस उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। नोएल को अच्छा फील कराने के लिए ल्यूक उसे रात को अपने दोस्त के घर होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। वो कहता है कि शायद इससे उसे अपनी नई पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन मिल जाएगी। पार्टी की बात सुनकर नोएल खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला जल्द ही उसका सबसे बुरा सपना बनने वाला है। शाम होते ही नोएल एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर रेडी होती है और उसकी एक्साइटमेंट देखकर स्काई पूछती है कि क्या उसे ल्यूक पर क्रश है। नोएल सिर्फ स्माइल करती है, लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ बता देती है। वो काफी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक अच्छा लड़का मिल गया है। नोएल पार्टी में पहुंचती है और घर पहले से ही लोगों से भरा हुआ होता है, जिनमें उसके कई क्लासमेट्स भी होते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद ल्यूक भी वहां पे आ जाता है। भले ही दोनों ने इससे पहले सिर्फ एक बार बात की होती है, लेकिन नोएल बस उसी को जानती थी। काफी देर बातें करने के बाद ल्यूक नोएल से कहता है कि वो उसे अपनी नई आर्टवर्क दिखाना चाहता है। एक्साइटेड होकर नोएल उसके पीछे एक रूम में चली जाती है। ल्यूक बहुत अच्छा और चार्मिंग बनकर पेश आता है, लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करके नोएल को गलत तरीके से टच करने लगता है तो नोएल अनकंफर्टेबल होकर उससे दूर हटने की कोशिश करती है। नोएल का मना करना उसे और अग्रेसिव बना देता है। ल्यूक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और नोएल कुछ भी नहीं कर पाती, और सब कुछ होने के बाद वो नोएल को बाहर भेज देता है। इस हादसे से वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है और घर लौटते ही पूल में चली जाती है। कुछ पल के लिए वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। उसी सदमे की हालत में उसे कब नींद आ जाती है उसे पता तक नहीं चलता है। अगली सुबह जब स्काई नोएल को इतनी खामोश और अंदर से टूटा हुआ देखती है तो उसे तुरंत ही महसूस हो जाता है कि पार्टी में कुछ गलत हुआ है। स्काई के पूछने पर नोएल इमोशनल होकर रो पड़ती है और स्काई को गले लगा लेती है। वो बताती है कि उसे ल्यूक कितना पसंद था और वो पार्टी के लिए कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन उसे बहुत देर से समझ आया कि ल्यूक असल में कितना बड़ा मॉन्स्टर है, और तय करती है कि वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी रिपोर्ट करेगी ताकि ल्यूक को सजा मिल सके। लेकिन स्काई कहती है कि सिस्टम अक्सर विक्टिम्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। वो नोएल से कहती है क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसके रूम में गई थी, लोग ल्यूक की जगह उसी को दोष देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो उसे मूव ऑन करने की सलाह देती है। लेकिन जब ल्यूक क्लास में आता है तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कि उसने पिछली रात कुछ किया ही नहीं। नोएल का दुख गुस्से में बदल जाता है और वो सीधे चांसलर लिंडा के ऑफिस में जाकर असॉल्ट की रिपोर्ट करती है। जैसे स्काई ने कहा था, चांसलर भी उसके फैसलों पर सवाल करने लगती है और पूछती है कि क्या वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। नोएल को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है और वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। तभी नोएल को ल्यूक का मैसेज आता है जिसमें वो उसे अपने पास आने को कहता है। नोएल को उम्मीद होती है कि शायद वो सच में अपने किए के लिए माफी मांगना चाहता है, इसलिए वो जाने का फैसला करती है। लेकिन वो जब वहां पहुंचती है तो ल्यूक को कोई पछतावा नहीं होता। नोएल कहती है कि वो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि ल्यूक उससे माफी मांगेगा। ये सुनकर ल्यूक हंसते हुए कहता है कि वो खुद भी यही चाहती थी। नोएल से अब और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो इसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। गुस्से में ल्यूक उसे धक्का देकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। नोएल उसका पीछा करते हुए उससे लड़ने लगती है और इसी हाथापाई में वो उसे धक्का दे देती है। ल्यूक बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ल्यूक को मरा हुआ देखकर वो घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन पुलिस को ल्यूक की बॉडी मिलती है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था और वो गलती से गिर गया होगा, लेकिन डिटेक्टिव कैनेडी ल्यूक का फोन चेक करता है तो देखता है कि आखिरी मैसेज नोएल को बुलाने के लिए भेजा गया था।
इससे नोएल तुरंत शक के घेरे में आ जाती है और डिटेक्टिव कॉलेज में उससे मिलने पहुंच जाता है। नोएल से पूछने पर वो बताती है कि वो ल्यूक के घर गई थी, लेकिन जब ल्यूक उसके साथ मेकआउट करना चाहता था तो उसने मना कर दिया और वो वहां से चली गई। डिटेक्टिव कैनेडी फिलहाल उस पर भरोसा करने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ और याद आए तो उसे कॉल करे। पूछताछ से बचने के बाद नोएल कैंपस में हुई ऐसी घटनाओं के बारे में रिसर्च करने लगती है। तभी उसे 3 साल पुराना एक केस मिलता है जिसमें कॉनर नाम की एक स्टूडेंट शामिल थी। कॉनर एक पार्टी में गई थी जहां कुछ लड़कों ने उसके साथ भी बदतमीजी की थी और उस क्राइम को रिकॉर्ड भी किया। वो फुटेज पूरे कॉलेज में वायरल हुई और जब कॉनर हिम्मत करके अथॉरिटीज के पास गई तो पुलिस ने ये कहकर केस को खारिज कर दिया कि वीडियो में सबके चेहरे ब्लर थे, किसी को भी पहचानना मुश्किल था, और उल्टा कॉनर पर ही आरोप लगा दिया कि वो बदला लेने के लिए झूठ बोल रही है। अगले दिन नोएल कॉनर से मिलती है और उससे केस के बारे में पूछती है, लेकिन कॉनर बात करने से मना कर देती है क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से मूव ऑन किया है और उन पुराने जख्मों को फिर से याद नहीं करना चाहती। लेकिन नोएल कहती है कि मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ है। ये सुनकर कॉनर रुक जाती है और बताती है कि जिन 3 लड़कों ने उसकी इज्जत लूटी वो उसके ही क्लासमेट और क्लोज फ्रेंड्स थे। वो सब बहुत अच्छे से रहते थे और कॉनर उन पर पूरी तरह भरोसा भी करती थी। वो नोएल को बताती है कि बाद में उसने कैंपस के एक सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन किया जिससे उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिला, जिसके बाद नोएल भी उसी सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला करती है। लेकिन वहां पहुंचते ही नोएल का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। नोएल को लगता है कि ग्रुप की लड़कियों ने पूरी तरह से हार मान ली है और कमजोरी वाली हालत को स्वीकार किया है। जब नोएल अपना दर्द भरा एक्सपीरियंस शेयर करती है तो ग्रुप की लीडर उसे कहती है कि उसे माफ करना होगा, अतीत को छोड़ना होगा और यकीन रखना होगा कि एक दिन इंसाफ खुद ही उन लोगों तक पहुंच जाएगा। नोएल इसका जवाब देती और कहती है कि अगर वो सब ऐसे ही बैठी रही और कुछ भी नहीं किया तो ऐसे दरिंदे कई और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। वो कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन बाकी लड़कियां हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो वो लोग उनकी फुटेज लीक कर देंगे। नोएल अपना मन बना चुकी होती है कि अब इंसाफ वो खुद करेगी। वो अपने फर्स्ट टारगेट को फंसाने के लिए रेडी होती है जो उन 3 लड़कों में से एक था जिन्होंने कॉनर के साथ गलत किया था। फिर कैंपस गैदरिंग पार्टी में नोएल राइडर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। फ्लर्ट करते हुए राइडर भी उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाता है, ये सोचकर कि उसे कैजुअल हुकअप मिलने वाला है। फिर जब वो दोनों बेड पे होते हैं तो नोएल उसे बेहोश करती है और उसी वक्त उसे मार देती है। पुलिस को लगता है कि उसकी जो जान गई है वो ड्रग ओवरडोज की वजह से गई है और क्लासमेट्स भी कंफर्म करते हैं कि राइडर काफी शराब पी चुका था। फिर हम नोएल को देखते हैं जो राइडर को मारने के बाद सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी हिट लिस्ट में अगला नाम नोलन का होता है। नोएल उसके घर पर नजर रखना शुरू करती है और सही मौके का वेट करती है। जब नोलन घर वापस आता है तो नोएल भी वहां पे आ जाती है और झूठ बोलती है कि वो उसकी नई पड़ोसी है और बस थोड़ी देर बात करना चाहती है। नोलन आसानी से मान जाता है और उसे अंदर बुला लेता है। अंदर जाते ही नोएल उसके करीब आ जाती है जिससे नोलन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जैसे वो एंजॉय करने लगता है तो नोएल उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक करती है और फिर उसे भी खत्म कर देती है। बाद में जब डिटेक्टिव कैनेडी को नोलन की बॉडी मिलती है ना तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। 2 दोस्त एक के बाद एक मर चुके होते हैं, इसलिए डिटेक्टिव किसी भी एक्सीडेंट वाली जगह को खारिज कर देता है। पुलिस अपना काम शुरू करती है, लेकिन नोएल इससे अनजान अपने तीसरे और आखिरी टारगेट टोनी का पीछा करती है। अपनी रनिंग के बाद जब टोनी शावर लेने जाता है तो नोएल भी हथौड़ा लेकर चुपचाप उसके पीछे आ जाती है। वो टोनी पर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार चीजें आसानी से नहीं होती। टोनी जख्मी होने के बावजूद भी उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है और जब टोनी उसका गला दबाने लगता है तो नोएल हथौड़ा उठाकर पूरी ताकत से उसके सर पर मारती है और उसे भी खत्म कर देती है। तीनों की मौत के बाद कैंपस में डर का माहौल बन जाता है। इस न्यूज से कुछ लोग शॉक्ड होते हैं, लेकिन सपोर्ट ग्रुप की लड़कियां अंदर ही अंदर राहत महसूस करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉनर को इंसाफ मिल गया। फिर जब डिटेक्टिव कैनेडी मोटिव ढूंढने के लिए पुराने असॉल्ट केसेस खोलता है तो कॉनर का नाम सामने आता है। पुलिस कॉनर से पूछताछ करने पहुंचती है तो वो शांत लेकिन तीखे अंदाज में उनसे पूछती है कि अथॉरिटीज कहां थे जब उसके साथ जुल्म हो रहा था, और वो उन तीनों के लिए एक आंसू बहाने से भी इनकार कर देती है। वही नोएल अपनी जिंदगी में थोड़ी नॉर्मल रहने की कोशिश करती है और अपनी क्लास के एक दोस्त शेन को घर बुलाती है। वो दोनों कुछ टाइम बिताते हैं और उनके बीच एक मोमेंट बन जाता है। शेन जब उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो नोएल भी एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो उसे ल्यूक वाला फ्लैशबैक याद आ जाता है। घबराकर वो उसे दूर धकेल देती है और अचानक से उसे जाने को कहती है। फिर जब नोएल अपनी रूममेट स्काई के पास जाती है तो स्काई भी रो रही होती है, जिससे नोएल को पता चलता है कि स्काई भी इन सबका शिकार हो चुकी है जो उसी अब्यूज और असॉल्ट से जुड़ा है जिसके खिलाफ नोएल लड़ रही होती है। नोएल समझ जाती है कि कैंपस की जिंदगी सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है,
ये यूनिवर्सिटी के टीचर्स और ऊपर के लोगों तक भी फैली हुई है। वो इस पूरे जहर की जड़ काटने का फैसला करती है और उसमें सबसे बड़ा नाम होता है प्रोफेसर रट। वो सालों से अपनी पावर का फायदा उठाकर स्टूडेंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था, जबकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ छुपा दिया था और विक्टिम्स चुप करा दिए गए थे। वो प्रोफेसर रट को बेहोश करके यूनिवर्सिटी की आर्ट गैलरी के अंदर बांध लेती है ताकि ये जगह उसकी आखिरी डार्क आर्ट एग्जीबिशन से मैच कर सके। जब प्रोफेसर को एहसास होता है कि वो फंस चुका है तो नोएल उसे सारे सबूत दिखाने को कहती है जिन्हें उसने मिटा दिया था। प्रोफेसर अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि उसकी फैमिली है और अब वो बदल चुका है, लेकिन नोएल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी बल्कि हर उस लड़की की तरफ से फैसला सुना रही थी जिसे सिस्टम ने फेल किया था। बाहर एक कैंपस सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के पास खून देखता है और तुरंत पुलिस को अलर्ट कर देता है, लेकिन गैलरी के अंदर प्रोफेसर का समय पहले ही खत्म हो चुका होता है। नोएल उसकी गर्दन पर वार करती है और वहीं प्रोफेसर रट का खेल खत्म हो जाता है। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, नोएल रात के अंधेरे में वहां से निकल जाती है और पीछे छोड़ जाती है अपनी बेहतरीन एग्जीबिशन। अगली सुबह डिटेक्टिव कैनेडी सीधे स्काई के पास सवाल करने जाता है। अंदर ही अंदर स्काई को पहले से ही सच पता होता है क्योंकि पिछली रात उसने नोएल के कपड़ों पर कुछ दाग देखे थे जिन्हें नोएल ने पेंट या वाइन करने की बात कहकर टाल दिया था। लेकिन जब स्काई नोएल की चीजों को देखती है तो उसे खून लगे कपड़े, पुरानी फोटोज और फाइल्स मिलती है। फिर जब नोएल उसका सामना करती है तो स्काई पैनिक कर जाती है और उसे डर होता है कि पुलिस कैंपस की मौतों का सच पता करने के बाद उन दोनों का करियर बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग स्काई के रूम में जाते ही नोएल को शॉक लगता है क्योंकि सच सामने आने की वजह से स्काई ने अपनी जान दे दी थी। वो एक लेटर भी पीछे छोड़ती है जिसमें लिखा होता है कि कैंपस किलर मैं हूँ एंड आई लव यू मॉम एंड डैड। जिसके बाद नोएल वो नोट डिटेक्टिव कैनेडी को दे देती है, जिससे पुलिस को लगता है कि स्काई ही सबके पीछे थी और गिरफ्तार होने के डर से उसने अपनी जान ले ली। अगले दिन मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। नोएल को डिग्री लेने और स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। भीड़ को देखते हुए वो एक पावरफुल और डेंजरस स्पीच देती है। तभी डिटेक्टिव कैनेडी ऑडिटोरियम में आता है। वो नोएल को देखता है और नोएल भी उसे देखती है। नोएल समझ जाती है कि पुलिस ने पजल के आखिरी टुकड़े जोड़ लिए हैं और उन्हें पता चल गया है कि असली किलर नोएल ही है। लेकिन नोएल भागती नहीं है और अब उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उसने वो हासिल कर लिया होता है जो वो करना चाहती थी। उसने अपना और कॉर्नर का बदला लिया और उन दरिंदों को सजा दी जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई नहीं छू सकता। नोएल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।